इस पिछली वीडियो में हमने डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा था, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है और उसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड थे, जैसे प्रोटीन बाइंडिंग या रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब इस वीडियो में हम वही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होगा? नॉर्मली क्या है कि हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन यह है कि बॉडी के अंदर टिश्यू लेवल पे एक ड्रग का चले जाना। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ड्रग की, ठीक है, यानी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? वी फाइंड इट बाय वे ऑफ मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड विद इन द बॉडी। मतलब यह है कि हमारे पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं फ्लूइड के, और उन फ्लूइड यानी उस फ्लूइड वॉल्यूम के थ्रू, उस फ्लूइड के थ्रू ये ड्रग जो है डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगी, डिफरेंट सिस्टम्स वगैरह में जा रही होती है। बिकॉज वी नो अगर एक सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसके अंदर भी फ्लूइड है, उसके बाद ड्रग जब इंटरस्टिशियम में निकलती है वो सारी भी क्या है, फ्लूइड है। उसके बाद वो सेलुलर मेम्ब्रेन क्रॉस करके जब सेल के अंदर जाती है तो सेल भी सारा साइटोप्लाज्म फ्लूइड ही है, ठीक है। तो हम ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन जब हमने मेजर करनी होती है, जब इसकी कैलकुलेशंस करनी होती है, तो हम क्या करते हैं? हम बेसिकली वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और इसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, VD। इसको देखने से पहले हम ये देख लें कि बॉडी के अंदर टोटल कंपार्टमेंट्स फ्लूइड के या फ्लूइड जो है किस तरह से बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है? टोटल बॉडी वेट है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी 72 kg का इंडिविजुअल है, ठीक है। अब हमें पता है बॉडी दो चीज़ों से बनी हुई है। एक टोटल बॉडी वाटर यानी एक वाटर कंपोनेंट है, ठीक है, और दूसरा है लीन बॉडी मैस। जो टोटल बॉडी वेट होता है उसका 60% जो होता है वो बॉडी में वाटर होता है, और जो उसका 40% होता है वो लीन बॉडी मैस होता है। 72 का 60% कितना बनेगा? 42 लीटर बनेगा। और 72 का 40% कितना बनता है? 30 kg कह लें या 30 लीटर, ठीक है, इतना बनेगा। अब मैस की तो हमने बात नहीं करनी, हम देख रहे हैं फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। अब फ्लूइड कंपार्टमेंट्स यहाँ पे हमारे पास इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट आता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट आता है। इसका जो 2/3 है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, जो कि हमारे पास 28 लीटर बनता है। यानी हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं उनके जो साइटोप्लाज्म है वो जो है उसे उस फ्लूइड को हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और वो 2/3 होता है टोटल बॉडी वाटर के, जो कि 28 लीटर बनता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 1/3 होता है टोटल बॉडी वाटर के, जो कि हमारे पास 14 लीटर बनता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के भी आगे कंपार्टमेंट्स हैं दो। एक हमारे पास प्लाज्मा है और उसके अलावा हमारे पास अदर है, जिसमें हमारे पास इंटरस्टिशियम आ जाता है या डिफरेंट कैविटीज़ हैं, ठीक है, जैसे प्लूरल कैविटी है, पेरिकार्डियल कैविटी है, ठीक है, इधर फ्लूइड वगैरह कम्प्लीट होता है। इसमें से अगेन जो ऑलमोस्ट 3.5 लीटर है वो प्लाज्मा में है, और ऑलमोस्ट 10.5 लीटर जो होता है वो इन कैविटीज़ में प्रेजेंट होता है। तो ये बेसिकली फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन है विद इन द बॉडी। अब जब हमने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशंस करनी होती है तो हम क्या करते हैं? हम हाइपोथेटिकली चीज़ें लेते हैं। हम ये हाइपोथेटिकली अज्यूम कर लेंगे कि जो फ्लूइड है उसके अंदर जो ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जो ड्रग है वो बॉडी के अंदर जाएगी और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है इन ऑल फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। यानी जितनी अमाउंट जितनी डिस्ट्रीब्यूशन प्लाज्मा में है उतनी ही वो अमाउंट में इंटरस्टिशियम वगैरह में भी प्रेजेंट होगी, वो इतनी इंट्रासेलुलर लेवल पे भी जाएगी। मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इस फ्लूइड कंपार्टमेंट में। और ये बात याद रखें कि ये जो सारा कुछ है ये हम हाइपोथेटिकली अज्यूम करते हैं, इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कैलकुलेशन हमने करनी होती हैं तो हम हाइपोथेटिकली बातें लेके चलते हैं। एक्चुअल एक्सेप्शंस हैं और वो कैसे हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन आई विल नॉट मेंशन देम हियर, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। अगर ज़रूरत हुई तो इन द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल मेंशन के एक्चुअली ड्रग में क्या एक्सेप्शंस आ रही होती हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में। अब हाइपोथेटिकली हमने ये अज्यूम कर लिया कि ड्रग जो है पूरे बॉडी के फ्लूइड्स में इक्वली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इसलिए हम कह सकते हैं ड्रग जो है वो होमोजीनियसली मिक्सड है फ्लूइड्स के, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं कि अगर सारी जगह पे बॉडी के सारे फ्लूइड्स के अंदर होमोजीनियसली मिक्स्ड है, तो हम ये अज्यूम करने के बाद बजाय इसके कि हर बॉडी हम सेल के अंदर से फ्लूइड लें, चेक करें, हम कैविटीज़ में से भी फ्लूइड निकाल कर चेक करें, हम क्या करते हैं, हम सिंपली प्लाज्मा लेते हैं, ठीक है, और प्लाज्मा के अंदर ब्लड कंसनट्रेशन को डिटेक्ट कर लेते हैं और वही हम अज्यूम कर लेते हैं कि बॉडी ऑर्गन्स में भी बाकी सारे बॉडी पार्ट्स में भी, बाकी सारे बॉडी के फ्लूइड्स में भी उसी लेवल की ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी। और इसी का हम कहते हैं ये होता है बायो फेज, यानी कि ड्रग इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ऑल बॉडी ऑर्गन। इसको हम CP कंसनट्रेशन और ड्रग इन प्लाज्मा मेजर करते हैं, क्योंकि हम इसको सिर्फ प्लाज्मा के अंदर से मेजर कर रहे होते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो वैल्यू हमारे पास प्लाज्मा में आएगी वही बाकी बॉडी के फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में भी आई होगी, उतनी ड्रग उधर भी होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक प्रोफाइल लेते हैं, ठीक है, हम ड्रग इंजेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हम प्लाज्मा कंसनट्रेशन लेते हैं और यहाँ पे हम टाइम लेते हैं, ठीक है। अब एक ड्रग जो है लेट्स सपोज हमने IV दी है, ठीक है, IV देंगे, जैसे ही ब्लड वेजल में देंगे मैक्सिमम कंसनट्रेशन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, IV देने से। तो क्या होगा कि स्लोली वो कंसनट्रेशन फिर डिक्लाइन की तरफ जाएगी। अब ये जो कंसनट्रेशन हमारे पास डिक्लाइन की तरफ जा रही होती है, ये 2 वजह से होती है। एक रीज़न ये है कि ड्रग जो है वो प्लाज्मा से निकल कर बाकी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक कंसनट्रेशन प्लाज्मा में गिर रही है। दूसरी रीज़न यही है कि ये जो ड्रग है ये एलिमिनेट हो रही है, यानी इसको किडनीज़ और लीवर्स जो हैं वो यूरिन और फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट आउट करना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो ग्राफ नीचे की तरफ आ रही है इन 2 रीज़न्स की वजह से आता है। और ये जो है इसका जो रेट होता है कि ये किस रेट से जो ड्रग है वो नीचे जा रही है, वो हम डिस्ट्रीब्यूशन हाफ लाइफ से डिटेक्ट करते हैं। हम डिस्ट्रीब्यूशन हाफ लाइफ से क्या डिटेक्ट करते हैं, रेट बाय विच द कंसनट्रेशन ऑफ अ ड्रग डिक्लाइंस इन द प्लाज्मा। डिस्ट्रीब्यूशन हाफ लाइफ को अगर मैं डिफाइन करूँ तो इट इज़ डिफाइंड एज टाइम टेकन बाय 50% ऑफ द ड्रग इन प्लाज्मा टू डिस्ट्रीब्यूट आउटसाइड द ब्लड स्ट्रीम। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हाफ लाइफ। और डिस्ट्रीब्यूशन हाफ लाइफ का यूनिट जो है वो है लीटर पर kg। इसका फार्मूला जो है वो हमारे पास होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। इससे हम फाइंड आउट करते हैं VD इज इक्वल टू डोज डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसनट्रेशन। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे पास एक ड्रग है पेंटोबार्बिटॉल, ठीक है, हमने पेंटोबार्बिटॉल एक डॉग में इंजेक्ट की, ठीक है, और हमने कितनी डोज उसकी इंजेक्ट की है 12 mg पर kg। और हमारे पास जो उसकी हमने इंजेक्ट करने के कुछ टाइम के बाद हमने उसकी प्लाज्मा कंसनट्रेशन दिया, लेट्स सपोज अगर हमने IV इंजेक्ट किया तो उसी वक्त जो कंसनट्रेशन उसकी आई थी वो हमारे पास थी 20 mg पर लीटर, सॉरी 20 mg पर मिलीलीटर, ठीक है। अब हम इसको इस फार्मूला में पुट करेंगे, ठीक है, और हम देखेंगे कि जो हमारे पास VD आएगा वो है 0.6 लीटर पर kg, ठीक है। तो इस अमाउंट से वो ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है बाकी ऑर्गन्स के अंदर। तो हम जो है इस तरह वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डोज प्लाज्मा कंसनट्रेशन से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये तो हो गया कि जब हमने IV ड्रग दी थी, लेकिन हर ड्रग तो हम IV नहीं देते, तो किसी और रूट से दी गई ड्रग जो होगी उसके लिए फार्मूला बनेगा VD इज इक्वल टू डोज डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसनट्रेशन इनटू बायो अवेलेबिलिटी। यानी जोन सी भी अगर बाकी रूट्स हैं उसमें 100% ड्रग जो है वो बायो अवेलेबल नहीं होती, यहाँ पे तो 100% होती है ना, तो इसलिए हम किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई नहीं करें। यहाँ पे फिर हम और रूट्स में, क्योंकि ड्रग 100% प्लाज्मा में नहीं जाती, कम अमाउंट उसकी जाती है, तो वो जो भी इसकी बायो अवेलेबिलिटी होगी हम वो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन क्वेश्चन अराइजेज इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से हमें क्या एडवांटेज होता है, हमें क्या पता चल सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से सबसे पहले ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ड्रग है वो किस अमाउंट या ड्रग जो हमने एक इंजेक्ट कर दी है, अब वो क्या वो सर्कुलेशन के अंदर ही स्टे करेगी या वो एक्सक्रीशन की तरफ जाएगी या फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएगी। कैसे ये बात में समझ में आई, यानी इसका पहला एडवांटेज क्या है, यूजिंग VD we can predict ability of a drug to distribute in the different body compartments, ठीक है, in different body compartments। कैसे, लेट्स सपोज हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आया है 1 का मतलब ये है कि जो ड्रग है वो
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी इन टिश्यूज़। अगर VD लेस देन 1 है तो इसका मतलब ये है कि ड्रग जो है विल ओनली प्रेजेंट इन प्लाज्मा, यानी वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। और अगर VD ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है कि ड्रग इज़ मोर या मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। ठीक है, तो यूँ हमें पता चलेगा, यानी अगर लेस देन 1 हो जाएगा तो इसका मतलब है, क्योंकि VD का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डोज है डिवाइड बाई CP है। अगर आंसर 1 आ रहा है तो वो सारे कंपार्टमेंट्स में, या आप फ्लूइड्स लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, सारे फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर वो लेस देन 1 है, लेस देन 1 आंसर आने का मतलब ये है कि आपके पास प्लाज्मा कंसनट्रेशन ज़्यादा है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तब भी VD जो है वो कम आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ज़्यादा ड्रग जो है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट है। इसी तरह अगर VD कम है, सॉरी VD अगर ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है कि आपका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब है प्लाज्मा में कम है और वो सारी ड्रग बाकी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुई है। इसका फिर दूसरा एडवांटेज ये है कि लेट्स सपोज आपको वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी गिवन है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी आपके पास गिवन है, या वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको किसी ड्रग का गिवन है, लेट्स सपोज हम उसी को ले लेते हैं, पेंटोबार्बिटॉल। ठीक है, पेंटोबार्बिटॉल का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 12 mg पर kg था। ठीक है, और आप कहते हैं कि मुझे प्लाज्मा कंसंट्रेशन पेंटोबार्बिटॉल की 10 चाहिए mg पर ml, तो क्या डोज होगी, क्या डोज आप दें तो आपको प्लाज्मा कंसंट्रेशन 10 mg मिल जाएगी। ठीक है, इस चीज़ तो आप ना इस फार्मूला यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आप अपनी डिज़ायर्ड डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। वो क्या बनेगी, इसी फार्मूला को अरेंज करना पड़ेगा, डोज इज इक्वल टू VD इंटू CP। VD आपके पास 12 है, मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, सॉरी मैंने ये चीज़ गलत लिख दिया है, इट वॉज नॉट, VD वॉज नॉट 12 mg पर kg, रादर जो हमने पीछे कैलकुलेशंस की थी हमारे पास VD पेंटोबार्बिटॉल की 0.6 लीटर पर kg आई थी। ठीक है, तो एक सेकेंड, ये 0.6 लीटर पर kg है। ठीक है, तो इट विल बी 0.6। ठीक है, तो 0.6 इंटू 10 इज इक्वल टू 6 mg पर kg, ये आपके पास डोज रेट आ जाएगी। यानी आप अगर 6 mg पर kg डॉग को लगाएंगे पेंटोबार्बिटॉल तो आपके पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन ये आएगी। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ नोइंग द कॉन्सेप्ट अबाउट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट रह गया इसमें, और वो यही है कि जो पीछे मैंने बात की थी कि हम ये सारी डेरिवेशन हाइपोथेटिकली करते हैं। ठीक है, हम हाइपोथेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि बॉडी के सारे कंपार्टमेंट्स में ड्रग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। और एक्चुअली ऐसा होता क्यों नहीं है, ये बात हम पीछे जब एब्जॉर्प्शन के टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया था तो वहाँ पर भी ये बात कर ली थी कि हमारे पास बॉडी के अंदर एक फिनोमेना है जिसको हम कहते हैं आयन ट्रैपिंग। आयन ट्रैपिंग में क्या होता है कि डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स की जो डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट्स की pH डिफरेंट है। ठीक है, प्लाज्मा की अलग है, CSF की अलग है, मिल्क की pH अलग है। जो प्लाज्मा है वो है 7.4। ठीक है, CSF जो है वो 7.3 है, 6.5 से 6.8 जो है वो है मिल्क है। इसी तरह रीनल ट्यूबुलर फ्लूइड्स की जो है और वो अलग है, इंफ्रीम टिश्यूज़ की pH अलग है। ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग ऑल, मैं बस कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। ये है कि अब जब क्या होगा कि कोई बेसिक ड्रग लेट्स सपोज, क्योंकि सारे बॉडी और कंपार्टमेंट्स का pH सेम नहीं है, इसलिए लेट्स सपोज अगर कोई एक कंपार्टमेंट है ये और ये दूसरा कंपार्टमेंट है। ठीक है, एंड ड्रग हाइपोथेटिकली वी अज्यूम कि ड्रग एक कंपार्टमेंट में आएगी और वो दूसरे कंपार्टमेंट में चली जाएगी। और लेट्स सपोज अगर एक एसिडिक ड्रग है, ठीक है, और ये एसिडिक है इस कंपार्टमेंट की pH और इसकी pH लेट्स सपोज बेसिक है, तो अब जो एसिडिक ड्रग आएगी वो एसिडिक में ही अनआयनाइज रहेगी, तो वो बेसिक वाले में चली जाएगी और बेसिक वाले में जाकर वो क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी, और अब वो यहाँ पर आयन्स की फॉर्म में ट्रैप हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह तो इसके बाद कोई और अगर नेक्स्ट कंपार्टमेंट होगा तो ये आयनाइज ड्रग उसमें ट्रांसफ़र नहीं होगी। इसी तरह लेट्स सपोज कोई बेसिक ड्रग है, बेसिक ड्रग इस कंपार्टमेंट में आएगा, वो एसिडिक एनवायरनमेंट में आके इधर ही उसकी आयनाइज्ड फॉर्म हो जाएगी, तो वो तो इवन नेक्स्ट कंपार्टमेंट में भी नहीं जाएगा, उससे नेक्स्ट में जाना तो उससे भी आगे की बात हो जाएगी, तो वो उसी पहले कंपार्टमेंट में ही ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, तो आइडियली बॉडी के अंदर ये होता है, ये इशू होता है। इसीलिए जो इवन मिल्क है, हम कहते हैं कि बहुत सी ड्रग्स हैं जो मिल्क में उनका इफेक्ट जाता है, तो हम वो रेजिडुअल टाइम पीरियड होता है, हम अगर किसी फूड एनिमल को ट्रीट करते हैं तो उन ड्रग्स के ऊपर लिखा होता है कि अब ये ड्रग आपने इंजेक्ट किया तो 10 दिन तक इसका रेजिडुअल टाइम पीरियड है, तो मिल्क एनिमल का आपने 10 दिन तक नहीं कंज्यूम करना। वो रीज़न यही होता है कि वो जो है वो मिल्क में आप देखिए ये एसिडिक है। ठीक है, तो जितनी भी बेसिक ड्रग्स होंगी जैसे एरिथ्रोमाइसिन है, ठीक है, ये ड्रग्स क्या होती हैं, ये जाके इधर आयन ट्रैपिंग इनकी हो जाती है, तो इस वजह से फिर
ये जो पूरे बॉडी वो ड्रग जो है ट्रैप रह जाती है, ठीक है। तो इसलिए पूरी बॉडी के अंदर आइडली या इन रियलिटी जो है, रियलिटी में ड्रग जो है हर कंपार्टमेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। ये जो सारी चीज़ें होती हैं, हम एक हाइपोथेटिकली कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है, और फिर वी गेट दीज वैल्यूज। सो दैट वाज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू।